नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और अकबर महान जैसे शासकों के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, परंतु ऐसे महान क्षेत्रीय राजाओं से शायद परिचित नहीं हैं जिन्होंने न केवल अपने राज्य में अमन चैन कायम किया बल्कि आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर जैसे पहलुओं को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस लेक्चर में हम 15वीं सदी के ऐसे ही महान शासक ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने 1420 से 70 ईस्वी तक कश्मीर में शासन किया। अपने कार्यों से वो इतिहास में इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी इन्हें कश्मीर की जनता प्यार और सम्मान से बड़शाह अर्थात अजीम बादशाह या महान शासक कहती है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं बड़शाह के सत्तासीन होने तक कश्मीर का संक्षिप्त इतिहास, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम जानने वाले हैं ज़ैनुल आबिदीन व इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को, और अंत में देखने वाले हैं एक अभ्यास प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कश्मीर राज्य की स्थापना को, जो 7वीं सदी में कारकोट वंश की नींव के साथ दुर्लभ वर्मन ने स्थापित किया था, जिसको आप मैप में देख पा रहे होंगे। ललितादित्य मुक्तापीड़, जिन्होंने 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया, वो इसी कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने मार्तंड मंदिर, जो कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था, इसकी स्थापना करवाई थी। इसने कश्मीर में ही परिहासपुर नामक नगर बसाया था। सारे फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। कारकोट वंश के पश्चात उत्पल वंश सत्ता में आया और इस वंश की स्थापना की अवंतीवर्मन ने, जिन्होंने 855 से 883 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। इन्हीं के एक मंत्री थे जिनका नाम था सूर्य। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया और अवंतीपुर नामक नगर की भी स्थापना की। 950 ईस्वी में क्षेमेंद्रगुप्त नाम से एक व्यक्ति कश्मीर का शासक बना और इसी ने लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से विवाह किया। ये दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका रही और इन्होंने अगले 50 वर्षों तक कश्मीर की बागडोर को संभाला। संग्राम राज, जिन्होंने 1003 से 1028 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया और इसने यहीं पर लोहार वंश की नींव डाली। हर्ष इसी वंश का शासक था, जिसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। हर्ष ने ही कल्हण को अपने दरबार में संरक्षण दिया था और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कल्हण ने महाभारत शैली में राजतरंगिणी की रचना की थी, जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और कश्मीर के इतिहास को जानने का सबसे सटीक ऐतिहासिक स्रोत है। जयसिंह इसी वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1127 ईस्वी से 1159 ईस्वी तक शासन किया था। राजतरंगिणी इसी के वर्णन के साथ समाप्त होती है। कालांतर में हम देखते हैं श्रीवर और जोनराज ने भी राजतरंगिणी में कुछ अध्यायों को जोड़ा था। 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने कश्मीर में एक हिंदू राजवंश की स्थापना की और यहीं से कश्मीर के इतिहास का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। 1301 ईस्वी में इसी का भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा और इसी के शासनकाल में 1320 ईस्वी में दलूचा ने, जो कि एक मंगोल आक्रांता था, कश्मीर पर आक्रमण किया और 8 महीने तक जमकर लूटपाट की। 1320 से 1323 ईस्वी तक कश्मीर पर रिंचन, जो एक बौद्ध शासक था, उसने कश्मीर पर शासन किया और चूंकि इसे लगा कि बिना सनातन को स्वीकार किए यहाँ अमन चैन से शासन नहीं किया जा सकता है, तो इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। इसने हिंदू शासिका रानी कोटा से विवाह किया। 1339 ईस्वी में उदयनदेव शासन कर रहे थे और इनकी मृत्यु के पश्चात शमसुद्दीन शाहमीर ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और रानी कोट्टा से विवाह करने की कोशिश की, परंतु रानी कोट्टा ने आत्महत्या कर ली। शमसुद्दीन शाहमीर कश्मीर पर
राज करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसी का पुत्र रहा सिकंदर शाह, जिसे हम कश्मीर का औरंगजेब कहते हैं, बुत सिकन भी कहते हैं, क्योंकि इसने वहाँ अनेक मूर्तियों का तोड़वा दिया था और मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। और इन मंदिरों में ललिता मुक्तापीठ द्वारा बनवाया गया भगवान सूर्यदेव का मंदिर मार्तंड भी था। सिकंदर शाह ने तैमुरलंग के साथ दूतमंडल का आदान प्रदान किया ताकि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहें और तैमुरलंग कोई आक्रमण ना करे। इसके मंत्री सोहाभट्ट ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इससे सिकंदर शाह इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अनेक हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना आरंभ कर दिया था। इसके शासनकाल में व्यवस्था इतनी अत्याचारी रही कि अनेक हिंदू कश्मीर छोड़कर पलायन कर गए। इसी दौरान एक सूफी संत थे सैयद मोहम्मद हमदानी, ये कश्मीर आए थे और सिकंदर शाह ने, जिसे बुत सिकन भी कहा जाता है, इनके लिए एक खानकाह बनवाई थी। इनके पश्चात इनका एक पुत्र अली शाह सत्तासीन हुआ, जिसने 1413 से 1420 तक शासन किया और इसी अली शाह का तख्ता पलटकर शाही खां कश्मीर का शासक बना, जो कालांतर में अजीम बादशाह बड़शाह जैनुल आबिदीन के नाम से जाना गया। जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन किया। इस लेक्चर में हम यहाँ ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि इनके इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं और हम चर्चा कर लेंगे कि जिस दौरान ये सत्तासीन हुए उस दौरान कश्मीर की परिस्थितियाँ क्या थी, इन्होंने उन परिस्थितियों का सामना क्या किया। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इन्होंने जो उदारता और सहिष्णुतापूर्ण कार्य किए जिनकी वजह से इन्हें बड़शाह कहा जाता है, वो क्या थे। हम देख लेंगे इनके आर्थिक कार्यों को, इन्होंने किस प्रकार शिल्प को प्रोत्साहित किया, कृषि को प्रोत्साहित किया। हम देख लेंगे इनके सांस्कृतिक उत्थान को, इन्होंने किस प्रकार शिक्षा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। और अंत में हम देख लेंगे इनके साम्राज्य विस्तार और कूटनीतिक संबंध को। चलिए देख लेते हैं एक के बाद एक करके। और सबसे पहले बड़शाह की जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो सबसे पहले एक पुस्तक है वहारिस्तान शाही और दूसरे नंबर पर राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को कल्हण ने लिखा है, पर 2 अध्याय उसमें जोन्नाज और श्रीवर्ण ने जोड़े हैं, तो जिनका वर्णन जोन्नाज और श्रीवर्ण ने किया है वो राजतरंगिणी देख लेते हैं। तारीख रसीदी, जिसे मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने लिखा है, उससे भी बड़शाह की जानकारी मिलती है। और कश्मीरी भाषा में आबिदीन की जीवनी लिखी है यदु भुट्ट ने, उससे भी कश्मीर के इतिहास की और ख़ासकर जैनुल आबिदीन की व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। और कश्मीर का इतिहास लिखा है सोम पंडित ने। ये सभी बड़शाह के इतिहास की जानकारी के पर्याप्त स्रोत हैं, जिनके बल पर सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में इतिहास चिल्ला रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सुल्तान बनने से पहले जैनुल आबिदीन के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। सबसे पहली चुनौती थी, राज्य में विद्रोह हो रहे थे। पेशावर और पांडुचुक में लगातार विद्रोह जारी थे। मंगोलों ने आक्रमण करके धमाल मचाई हुई थी। विधि व्यवस्था लचर थी। राजस्व व्यवस्था डिंगडोंग हो चुकी थी। कोई पर्याप्त साधन नहीं थे। रसद सामग्री की आपूर्ति नहीं होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, सिकंदर शाह की धार्मिक कटमूल्यपन की नीति ने हिंदुओं की समस्या को बढ़ा दिया था और बहुत सारे हिंदू अनुयायी कश्मीर छोड़कर पलायन कर चुके थे। अब देख लेते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन ने किस प्रकार इन कठिनाइयों का सामना किया। और सबसे पहले देख लेते हैं विद्रोह के दमन को। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने पेशावर के उपद्रवियों का दमन किया और इसी क्रम में पांडुचक के विद्रोह का भी दमन कर दिया। और जब इन दोनों विद्रोह का दमन हो गया तो कश्मीर में एक प्रकार से शांति कायम हुई और राज्य विद्रोह से मुक्त हो गया। इसने मंगोलों को पराजित किया और बाल्किस्तान के राजा के हमले को भी निरस्त कर दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी हमलों से भी कश्मीर मुक्त रहा। पुंछ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहां अपने पुत्र को राज्यपाल बना दिया। इसने
जम्मू और राजौरी के शासकों को वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया और वहाँ भी शांति स्थापित की। और चूँकि अब समय ऐसा आ गया था कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी और मुसलमान सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को तभी वास्तविक शासक मान सकते थे जब इसे खलीफा की स्वीकृति प्राप्त हो। तो इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की और सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। इसने अपने सामरिक संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली के शासक, जो इसके समकालीन शासक थे बहलोल लोदी, गुजरात के जो समकालीन शासक थे महमूद बेगड़ा, सुल्तान के शासक, ग्वालियर के शासक, खुरासान के राजा, विरार के राजा और मक्का में जो है अपने राजदूत भेजे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहारिस्तान शाही में ये उल्लेख मिलता है कि सुल्तान ने ये संबंध केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बनाए थे। विभिन्न तरह के कारीगर सुल्तान इन राज्यों से मंगाता था और अपने यहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने के प्रयास किया करता था। चलिए अब देख लेते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के उदारतापूर्ण और सहिष्णुतापूर्ण कार्य, जिनकी वजह से आज भी कश्मीरी लोग और बाकी का हिंदुस्तान इन्हें बड़शाह कहता है और बड़े आदर और सम्मान के साथ इनका नाम लेता है। जिस दौरान ज़ैनुल आबिदीन सत्तासीन हुआ तो इसे अपने पिता की विरासत में कट्टर धर्मांध और असहिष्णु राज्य प्राप्त हुआ था। इसके पिता सिकंदर शाह ने अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था और हिंदुओं को या तो मुस्लिम बनने के लिए बाध्य किया था या एक ही तरीका था कि वो राज्य छोड़कर चले जाएं। इसके विपरीत ज़ैनुल आबिदीन ने शासन कार्य में उदार एवं सहिष्णु नीति अपनाई और अपने राज्य को धर्म विशेष का न घोषित करके धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के फेस्टिवल में जाता था। इसने अनेक घोषणाएं की। सर्वप्रथम इसने हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले सभी राज्यादेशों को रद्द कर दिया। इसने उन हिंदुओं को समझा बुझाकर कश्मीर वापस बुलाया जो धार्मिक कठमूल्यपन की नीति से भयभीत होकर कश्मीर छोड़कर चले गए थे, जो लोग फिर से हिंदू धर्म में वापस जाना चाहते थे या जिन्होंने केवल अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने उन्हें अपनी इच्छा से धर्म पलायन करने की छूट प्रदान कर दी। सुल्तान ने हिंदुओं के पुस्तकालय उन्हें वापस कर दिए और उन्हें पहले से जो अनुदान राज्य दिया करता था उन अनुदानों को फिर से चालू कर दिया। इसने उनके मंदिर वापस कर दिए और जितना संभव हो सका मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। इसने जजिया और गोवंध को प्रतिबंधित कर दिया और हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको फिर से चालू कर दिया। इसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद भी प्रदान किया और जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्रेयभट्ट नाम के एक विद्वान को न्याय विभाग दिया गया था। इन्हीं कार्यों की वजह से कश्मीरी लोग सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बड़शाह या अजीम बादशाह कहते हैं और उसका नाम श्रद्धा के साथ लेते हैं। यही वजह है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने अनेक न्यायिक सुधार भी किए। चलिए उनको भी देख लेते हैं। इनके न्यायिक सुधार कई मायनों में हमें मौलिक दिखाई देते हैं। इन्होंने कश्मीर में सर्वप्रथम न्याय व्यवस्था को सुगठित किया और परंपरा के अनुसार ये प्रधान न्यायाधीश बना। इसने न्यायिक गतिविधियों में एक काजी जो मुस्लिम व्यवस्थाओं पर सलाह देता था और एक पंडित जो हिंदू व्यवस्थाओं पर सलाह देता था उनका सहयोग लिया। अदालती कार्रवाई को व्यवस्थित करने के लिए कानून और न्यायिक निर्णय सहित कार्यवाही को लिपिबद्ध करवा दिया। इसने मृत्युदंड और कारावास के स्थान पर अपराधियों से कार्य लिया, जिससे राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई। और इसने विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित की और गांव दर गांव
मुखिया नियुक्त किए, जो हम बाद में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भी किए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो जैनुल आबिदीन थे उन्होंने लोक प्रशासन को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की। इनके शासनकाल में कश्मीर की आर्थिक उन्नति हुई, और चलिए देख लेते हैं इनके आर्थिक सुधारों को। इसने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नहरों का एक जाल बिछा दिया। ज़्यादातर उसने उन नदियों को काटकर नहरें बनाई जहां साल भर बर्फ के कारण पानी जमा रहता था, और जैसे ही पानी की ये समस्या दूर हुई तो कश्मीर में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि से ज़्यादा सुल्तान ने शिल्प के ऊपर बल दिया। इसने कागज़ और जिल्दसाजी शिल्प सीखने के लिए शिल्पकारों को समरकंद भेजा और उन्हें सब्सिडी प्रदान की। सुल्तान के काल में शॉल निर्माण एक उन्नत अवस्था प्राप्त कर चुका था। तारीख रसीदी में उल्लेख मिलता है कि पत्थर घिसना, उसे काटना, बोतल बनाना, स्वर्ण पत्र तैयार करना, ये सभी शिल्प जो है कश्मीर में भली भांति किए जा चुके थे, और कश्मीर इस मामलों में ट्रांस अक्सियाना या माबरा उन्नाइर से भी आगे निकल चुका था। बाहिरस्तान इस शाही में उल्लेख मिलता है कि सुल्तान ने निर्देश जारी किए कि यदि कोई विदेशी शिल्पकार कश्मीर आता है और वो ऐसा कोई शिल्प जानता है जिसका प्रचलन कश्मीर में नहीं है, तो वो राज्य तभी छोड़ सकता है जब उसने इस शिल्प को एक दो को सिखा दिया हो। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। सुल्तान ने अपनी जनता के लिए नमक की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया, क्योंकि नमक की आपूर्ति एक बड़ी समस्या थी कश्मीर में। इसने व्यापारियों को यथासंभव आर्थिक सहयोग दिया और पंजाब से नमक आयात को सुनिश्चित करवाया। और यदि बरसात में पंजाब में नदियाँ जब ज़्यादा बहती थी तो उस दौरान लद्दाख और तिब्बत से होते हुए इसकी आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कश्मीर की आर्थिक समृद्धि के अनेक प्रयास किए, किंतु साथ ही साथ इसने ये भी प्रयास किया कि सामान्य जनता को उचित कीमतों पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो। इसने अलाउद्दीन खिलजी से मिलती जुलती बाजार व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। इसने बाजारों में वस्तुओं की जो कीमत तालिका थी उसको लगवाया, और यदि राज्य कभी मूल्य परिवर्तित करता था तो उसकी जो सूची थी वो भी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगवा दी जाती थी। इसने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का प्रचलन भी करवाया। भू राजस्व के क्षेत्र में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने भूमि की पैमाइश को राजस्व का आधार बनाया, और ये कुल उत्पादन का 1/6 भाग वसूलता था। यदि कभी अकाल जैसी परिस्थिति विद्यमान हो जाए तो सुल्तान ने जनहित में आदेश जारी किए कि इस परिस्थिति में जो राज्य का खाद्यान्न भंडार है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान का आर्थिक दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण था कि इसने मध्यकालीन शासकों की आर्थिक सुधारों की सीमाओं का भी अतिक्रमण किया। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी कार्य किए। चलिए इन्हें हम देख लेते हैं। इसने नौशहर, जैनगीर, जैनकोट जैसे नगरों का निर्माण करवाया। वुलर झील के एक टापू पर नई राजधानी का एक नगर बसा जिसे जैन लंका का नाम दिया। इसके अतिरिक्त सैयद मदनी की खानका डल झील में रूप लंका द्वीप का भी निर्माण करवाया। तो ये सब जो हैं इनके आर्किटेक्चर हैं। मिर्ज़ा हैदर दोगलात जैनुल आबिदीन के द्वारा बनवाई गई एक ऐसी 12 मंजिली इमारत का उल्लेख करता है जो लकड़ी और ईंट के गारे के सहयोग से बनाई गई थी, और इसके हर मंजिल पर 50-50 कमरे थे। चलिए अब देख लेते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन के सांस्कृतिक कार्य को, और देख लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार संस्कृति का संरक्षण किया। सुल्तान जैनुल आबिदीन बौद्धिक, साहित्यिक और धार्मिक स्तर पर परिपक्व सुल्तान था। यह स्वयं भी बहुभाषाविद था। अरबी, फारसी, कश्मीरी और संस्कृत में निपुण था। उसके राज्य में शिक्षा के प्रसार पर बल देने के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति अपनाई गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों हुई समुदाय के विद्वानों को इसने न केवल संरक्षित किया अपितु इनके माध्यम से शिक्षा के प्रसार का भी प्रयास किया।
जैनुल आबिदीन ने संस्कृत की श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद फारसी में करवाया और फारसी की श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद संस्कृत और कश्मीरी में करवाया। इसी के शासनकाल में महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी का पहली बार फारसी में अनुवाद किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसने सोमपंडित, जिसने संस्कृत भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा है, यदुभट्ट, जोनराज और श्रीवर, जिन्होंने राजतरंगिणी में अलग चैप्टर जोड़े हैं, न केवल इन्हें ही संरक्षित किया अपितु 10 सूफियों को भी इसने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। अब देख लेते हैं सुल्तान जैनुल आबिदीन के शिक्षा और साहित्य के संरक्षण के प्रयासों को। सुल्तान जैनुल आबिदीन विद्या और ज्ञान का महान संरक्षक था। उसने कश्मीर में मदरसों की स्थापना करवाई, विद्वानों को शिक्षक नियुक्त किया और जो मेधावी छात्र थे उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, जिसमें संस्कृत ग्रंथों का फारसी में और फारसी ग्रंथों का संस्कृत और कश्मीरी में अनुवाद किया जाता था। इसके शासनकाल में अनेक रचनाएं भी हुई और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, जोनराज और श्रीवर ने राजतरंगिणी का दूसरा और तीसरा भाग जोड़ा और यदुभट्ट ने जैन प्रकाश में जैन उल आबिदीन की जीवनी लिखी और ये स्वयं भी विद्वान ही था और कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था। सुल्तान जैनुल आबिदीन बौद्धिक रूप से परिपक्व व्यक्ति था। इस बात को जानता था कि कृषि से कश्मीर की आय में वृद्धि नहीं की जा सकती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसने कश्मीर में शिल्प को प्रोत्साहित किया। इसने 2 व्यक्तियों को कागज बनाने और जिल्दसाजी सीखने के लिए समरकंद भेजा। शाल बनाने की कला को इसने निपुण करने के लिए तिब्बत से संपर्क स्थापित किया। इसके काल में कश्मीर में अनेक प्रकार की दस्तकारियाँ जैसे कि कागज बनाना, जिल्दसाजी, बंदूक बारूद बनाना, गलीचा बनाना, स्वर्णकारी, ये सब का काफ़ी प्रचलन हो चुका था। इन सबों के बावजूद सुल्तान जैनुल आबिदीन एक शक्तिशाली शासक भी था। इसने साम्राज्य विस्तार भी किया, ताकत के बल पर भी और कूटनीतिक संबंधों के बल पर भी। इसने कश्मीर को सुस्थिर शासन प्रदान करने के लिए लद्दाख और बाल्टिस्तान जैसे प्रदेशों को कश्मीर के सुल्तान की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसने खुरासान तथा मध्य एशिया के तैमूरियाई शासकों, गिलान और मिस्र के सुल्तानों को एवं मक्का के प्रधान इमामों के सुल्तानों को संबंध बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ अपने दूत भेजे। अनेक स्वतंत्र हिंदू और मुस्लिम शासकों के साथ उसने राजदूतों का आदान प्रदान किया, और जिसमें हम ग्वालियर के शासक भी देखते हैं, गुजरात के शासक भी देखते हैं और दिल्ली सल्तनत के शासक भी देखते हैं। उपरोक्त सभी को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन एक उदार, जन कल्याणकारी, सहिष्णु, कला और साहित्य का संरक्षक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला शासक था। भारत की भूमि धन्य है जो इस प्रकार के शासकों ने यहाँ अपनी जनता में भले ही क्षेत्रीय स्तर पर हो अमन चैन कायम किया। उम्मीद है कि जैनुल आबिदीन के संबंध में आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए हैं। इसी संबंध में एक बहुत ही आसान प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि लिखा है जैनुल आबिदीन की जीवनी कश्मीरी भाषा में किस विद्वान द्वारा लिखी गई। 4 ऑप्शन दिए हैं, मिर्ज़ा हैदर दोगलात, यदुभट्ट, सोमपंडित और जोनराज। जो भी सही उत्तर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।